अब हम बात करेंगे कि ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन क्या होता है, क्या स्टेप्स हैं ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के, किस तरीके से सेफ़ली और सिक्योरली जो है ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन किया जा सकता है और क्या-क्या रिसोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट होती है एक सक्सेसफुल ई-बिज़नेस इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन की। तो देखिए ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई फाइनेंशियल या फिर कॉमर्शियल एक्सचेंज होता है ओवर द इंटरनेट, जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके इंटरनेट पे ही फाइनेंशियल या फिर कॉमर्शियल एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहेंगे। क्लियर? नॉर्मली होता क्या है कि आपको जो है कोई सामान परचेज करना है तो आप क्या करते हो, आप दुकान पे जाओगे, वहां पर आप अपने हाथ से कैश दोगे, सामने वाला जो सेलर है, जो दुकान वाला है, वो आपको जो है उसके बदले जो है आपको गुड्स जो है वो दे देता है। क्लियर? लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि एक वेबसाइट होता है, आप जो है उस वेबसाइट पे जाते हो, वहां पर रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर जो है वहां पर कोई प्रोडक्ट पिक करोगे, उसको सिलेक्ट करने के बाद ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर पेमेंट करते हो ऑनलाइन ही, फिर जो सेलर है वो जो है बाय पोस्ट जो है आपको आपका जो ऑर्डर था वो गुड सर्विस आपको जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि जब फेस टू फेस आप जो है सेलर से नहीं मिलते हो, ना सेलर बायर से मिलता है ना बायर सेलर से मिलता है, लेकिन वहां पर जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और कॉमर्शियल एक्सचेंज हो रहा है, तो वही चीज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ। तो इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मनी एंड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली रेदर देन थ्रू ट्रेडिशनल मेथड लाइक कैश और चेक। तो कैश और चेक जैसे पहले होता था, उन मेथड के अलावा जब इलेक्ट्रॉनिकली जब है वहां पर पेमेंट हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और गुड्स और सर्विसेज को दिया प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसी को हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर अ पेमेंट मेथड वेयर मनी और फंड्स आर ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग ऑप्शंस लाइक आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई कार्ड एटसेट्रा। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में यही होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम पैसे पे करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि हम यहाँ पर कैश या चेक का इस्तेमाल ना करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हम यहाँ पर पैसे पे करते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तो वहां पर कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है। तो ऑनलाइन परचेजिंग के यहाँ पर हम जो है स्टेप्स देखेंगे, यानी कि जब आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो किसी वेबसाइट से, तो क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। आप चाहे अमेजोन से हो, फ्लिपकार्ट से हो, कोई अदर वेबसाइट हो, ई कॉमर्स की कोई दूसरी वेबसाइट है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ रहा है, आपको सबसे पहले वहां पर रजिस्ट्रेशन जो है करना होगा। उनकी वेबसाइट पे आपको एक अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी, जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि आप कौन है, आपका एड्रेस क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो फॉर ऑनलाइन शॉपिंग और ऑर्डर एवरीवन हैज टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर और ई कॉमर्स कंपनीज बाई फिलिंग अप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, तो लॉगिन करना पड़ता है। तो लॉगिन करने के लिए आपको जो है आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करके उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन एन अकाउंट विल बी क्रिएटेड विद लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, जहां पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई किया जाता है, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो एश्योर किया जा सके कि आप फेक पर्सन नहीं हो, आप एक पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो या फिर कोई अदर कंट्री के सिटीजन हो और आपकी ये मोबाइल और ईमेल आईडी है। क्लियर? तो आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन वहां पर करना जरूरी होता है, थ्रू विच द बायर कैन लॉग इन ऑन द वेंडर वेबसाइट एंड कैन प्लेस ऑर्डर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके, जो कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिला है, उसका इस्तेमाल करके जो बायर्स हैं वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं। क्लियर? तो ये रजिस्ट्रेशन एक, ये भी सिक्योरिटी और सेफ्टी का एक इंपॉर्टेंट मेजर है, रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, तो आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी और एड्रेस भी जो है वहां पर वेरीफाई हो जाता है। क्लियर? तो जब रजिस्ट्रेशन जो है कोई भी बायर है वो उसको कोई परचेज करना है ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जो है वो क्या करेगा कि वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है चेक करता है, उनकी प्राइसिंग चेक करता है, उनकी क्वालिटी चेक करता है, रिव्यूज चेक करते हैं, और जब जो है फाइनल जो है वो सेटिस्फाई होता है किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज से, प्राइसिंग से, तो वो उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में रख लेते हैं। कार्ट क्या होता है, जैसे कि आप जो है शॉपिंग करने जाते हो, किसी मॉल में गए या फिर किसी शॉप में, तो आप वहाँ पर जो है बास्केट उठाते हो ना, तो बास्केट उठाकर उसी बास्केट में अलग अलग सामान रखते जाते हो, फिर सारा पूरा बास्केट उठा के जो है आप काउंटर पे जाते हो, वहाँ पर पेमेंट करते हो। तो वो जो बास्केट होता है जिसमें आपने अलग अलग सामान रखे हैं, उसी को हम कार्ट कहते हैं। तो इसी तरीके से ऑनलाइन जब आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पर भी शॉपिंग कार्ट के नाम से जो है वहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता होगा। तो शॉपिंग कार्ट क्या है, एक स्टोरेज पॉइंट है जहाँ पर आपने जो जो सामान वेबसाइट से पिक किया है वो आपके कार्ट में चला जाता है, यानी आपकी बास्केट में चला जाता है, और फिर आप उस बास्केट में जाकर, यानी उस कार्ट में जाकर आप जो है उनमें से जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए पेमेंट कर सकते हो, या फिर जो है जो नहीं चाहिए उसको आप वहाँ से डिलीट कर सकते हो। क्लियर? तो बायर्स कैन पिक एंड ड्रॉप द आइटम इन दी शॉपिंग कार्ट। तो जो शॉपिंग कार्ट होता है उसमें जो है बायर्स वेबसाइट से बहुत सारे
सारे वेबसाइट पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट के लिंक होंगे ना, तो आपको सब नहीं चाहिए, कुछ चाहिए, तो जो कुछ है उनको सिलेक्ट करके आप कार्ट में रख देते हो। क्लियर? शॉपिंग कार्ट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट बायर्स हैव पिक्ड अप व्हाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर। तो ऑनलाइन स्टोर को ब्राउज करते वक्त आपने कौन कौन से प्रोडक्ट को पिक किया है उसको जो है आप शॉपिंग कार्ट में रखते हो। शॉपिंग कार्ट से पता चल जाता है कि आपने क्या क्या आइटम सेलेक्ट किया है परचेज करने के लिए। फिर उसमें से अब आपको फाइनली डिसाइड करना है कि कौन सा परचेज करे, कौन सा परचेज ना करे। आफ्टर बीइंग श्योर ऑफ व्हाट बायर्स वांट टू बाई, दे कैन चेक आउट एंड चूज एप्रोप्रिएट पेमेंट ऑप्शन। जब आपने शॉपिंग कार्ट में जितने भी 10-12 प्रोडक्ट आपने सपोज करके सिलेक्ट कर लिया और उसको आपने शॉपिंग कार्ट में रख लिया, अब जो है शॉपिंग कार्ट को ओपन करेंगे और वहां से जो 10-12 प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया था उसको फिर से आप रिव्यू करोगे, और जब आप श्योर हो जाओगे कि हाँ अब ये जो है 10 के 10 प्रोडक्ट आपको परचेज करना है, तो फिर आप कहाँ पे आते हो, चेकआउट वाले पे ऑप्शन पे आओगे। चेकआउट यानी कि आप जो है इसके लिए पेमेंट करके बाहर आ जाइए। क्लियर? तो चेकआउट का मतलब क्या हो गया कि आपने बास्केट में जितने सामान रखे थे उसको आप कहाँ लेके जाते हो, पेमेंट काउंटर पे लेके जाते हो ना, फिर वहाँ पर पेमेंट करते हो और फिर आप जो है शॉपिंग मॉल से या फिर शॉप से बाहर आ जाते हो। तो इसी तरीके से वेबसाइट में है, यहाँ पर क्या है कि आपने शॉपिंग कार्ट में जितने आइटम रखे थे उनको सेलेक्ट करोगे और चेकआउट पे आओगे, फिर आपको जो है क्या करना होगा, पेमेंट करना होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगला स्टेप क्या हो गया, पेमेंट मैकेनिज्म। तो किस तरीके से आप जो है पेमेंट्स कर सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट पे। तो पेमेंट फॉर द परचेजेस थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग में बी डन इन मेनी वेज, कई तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। सबसे पहला कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी। ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, ऑनलाइन परचेजिंग में ये सबसे सेफ मेथड होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और आपने सीओडी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज कर लिया, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट आपने मंगवाया है वो आपके घर डिलीवर हो जाएगा। डिलीवर होने के बाद जब आप उसको चेक कर लो, उसके बाद फिर जो है आप डिलीवरी वाले बॉय को पैसा वहाँ पर कैश में दे सकते हो। तो एक तो ये हो गया ऑनलाइन परचेजिंग का, और ये सेफ एंड सिक्योर भी है, यानी कि यहाँ पर आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि सामने वाला प्रोडक्ट भेजेगा कि नहीं भेजेगा, खराब तो नहीं होगा। तो सीओडी एक सेफ ऑप्शन होता है। वहीं पर दूसरा तरीका क्या है, चेक। तो चेक के केस में क्या होता है कि नॉर्मली जो आप परचेजिंग करते हो रिटेल शॉपिंग में चेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जो वेंडर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जब वो अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हो तो वहाँ पर जो है वो चेक के द्वारा जो है पेमेंट करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो वेंडर होता है पहले उस चेक को कलेक्ट करेगा, और जब चेक का पेमेंट जो है वो वेंडर के अकाउंट में आ जाएगा तब जो है वो प्रोडक्ट को या गुड्स को डिलीवर करता है। क्लियर? तो ये चेक का भी एक पेमेंट जो है, चेक भी एक पेमेंट मेथड है। इसके अलावा नेट बैंकिंग ट्रांसफर होता है, जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, इन मेथड का भी इस्तेमाल करके जो यहाँ पर पेमेंट किया जा सकता है। क्लियर? फिर जो एक इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज कार्ड पेमेंट। तो मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन होते हैं रिटेल शॉपिंग की बात करें तो मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के जरिए ही होते हैं। आज के टाइम पर तो यूपीआई भी आ गया है। क्लियर? इसी तरीके से डिजिटल कैश है। डिजिटल कैश क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होता है, जहां पर क्या होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा जो है किसी डिजिटल वॉलेट में जो है उसको आप रख देते हो। क्लियर? और उस डिजिटल वैलेट का इस्तेमाल करके जो है आप पेमेंट कर सकते हो, आप अपने बैंक के जरिए पेमेंट नहीं करते हो। क्लियर? बैंक से पैसा आपने मोबाइल वैलेट पे डाला, जैसे कि मोबाइल वैलेट या प्रीपेड कार्ड हो गया, तो आपने जो है बैंक से मोबाइल वैलेट में पैसा डाल दिया, आपके मोबाइल वैलेट से जो है आप जहाँ पे अलग अलग जो वेबसाइट्स है वहां पर जाके आप ट्रांजेक्शन करते हो। तो इससे ये होता है कि आपके बैंक की डिटेल जो है वहां पर लीक नहीं होती है, सिर्फ मोबाइल वैलेट का ही डिटेल अगर लीक होगा तो लीक होगा। क्लियर? तो ये सेफ एंड सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट मेथड भी है। तो ये डिफरेंट पेमेंट मैकेनिज्म है। तो यूपीआई भी जो है आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं कि यूपीआई के जरिए भी आप जो है पेमेंट किए जाते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये स्टेप्स हो गए, स्टेजेस हो गए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के या फिर ऑनलाइन परचेजिंग के। क्लियर? अब हम बात कर ले सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शन, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करते हैं, तो वहां पर जो बायर्स हैं उनका डेटा हैक होने के चांसेस होते हैं, उनका डेटा लीक होने के चांसेस होते हैं, उनका जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है, उनका एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, या फिर जो है उनका पेमेंट जो कार्ड डिटेल है वो डिटेल हो गया, ये सब चोरी होने का डर वहां पर हमेशा बना रहता है। या फिर आपने कुछ ऑर्डर किया और सामने से वो ऑर्डर डिलीवर ही नहीं हुआ, आपने पेमेंट किया, पेमेंट अकाउंट से डिडक्ट हो गया, लेकिन वहां पर दिखा रहा है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये कुछ जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी के इश्यूज होते हैं, रिस्क होते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। क्लियर? तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर प्रोन टू अ नंबर ऑफ रिस्क। जैसे कि आप किसी स्टोर पे गए, कैश दिया, तुरंत सामान ले लिया, तो वहां पर कोई रिस्क नहीं है। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब आप करते हो, तो वहां ऑनलाइन परचेजिंग जब आप करते हो तो वहां पर रिस्क होते हैं। रिस्क का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस हैपनिंग दैट कैन रिजल्ट इनटू फाइनेंशियल, रेपुटेशनल और साइकोलॉजिकल लॉसेस टू द पार्टीज इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन। तो जिनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है उनके बीच में कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो सकती है जिसकी वजह से उनको पैसे का नुकसान हो सकता है, उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, या फिर उनको साइकोलॉजिकल लॉस हो सकता है, मेंटली परेशान हो सकते हैं। तो उसको हम रिस्क कहते हैं। तो रिस्क मिस हैपनिंग है, और ये
अनप्रोबेबल है, यानी कि इसको कोई जो है पहले से ही गेस करके नहीं बैठ सकता कि हाँ ये होगा। ये रिस्क जो है अनसर्टेन होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में खासकर ये रिस्क होता है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो रिस्क होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: ट्रांजैक्शन रिस्क, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क और थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्राइवेसी रिस्क। ये 3 टाइप के कैटेगरीज में जो है रिस्क को डिवाइड किया जा सकता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो रिस्क होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें ट्रांजैक्शन रिस्क की। तो नाम से क्लियर है कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो दूसरे पर्सन के साथ, तो उससे रिलेटेड कौन-कौन से रिस्क हो सकते हैं? तो सबसे पहला क्या है? डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग। हो सकता है कि आपने बीइंग अ बायर आपने जो है ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन सेलर कह रहा है कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया है। सेलर डिनाइज दैट द कस्टमर एवर प्लेस्ड द ऑर्डर। या फिर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद फिर वो क्या है, वो डिनाई कर रहा है कि उसने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। तो ये जो है दोनों साइड से रिस्क होता है। तो डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग, सेलर डिनाई कर सकता है कि मैंने आपने ऑर्डर दिया ही नहीं, और वहीं पर बायर डिनाई कर सकता है ऑर्डर देने के बाद कि उसने ऑर्डर दिया, उसने जो है ऑर्डर ही नहीं दिया था। क्लियर? इसी तरीके से अगला डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। हो सकता है कि जो कस्टमर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो किसी और एड्रेस पे डिलीवर हो गया। क्लियर? द इंटेंडेड डिलीवरी डज नॉट टेक प्लेस, गुड्स आर डिलीवर्ड एट रॉन्ग एड्रेस और गुड्स अदर देन ऑर्डर्ड में बी डिलीवर। यानी कि आपने जो सामान मंगाया था वो आया नहीं, उसकी जगह कोई और सामान आ गया, या फिर आपने सामान मंगाया कहीं और डिलीवर हो गया। क्लियर? तो ये जो है डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, ये भी रिस्क होता है। इसी तरीके से डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, सेलर डज नॉट गेट द पेमेंट फॉर द गुड्स सप्लाइड वेयर एज द कस्टमर क्लेम्स दैट पेमेंट वाज मेड। सेलर को पैसा मिला ही नहीं और कस्टमर कह रहा है कि उसने पैसा पे कर दिया है। तो ये भी जो है यहाँ पर रिस्क होता है। क्लियर? तो ये सब क्या है? ये ट्रांजेक्शन रिस्क होते हैं। और ऐसे रिस्क से बचने के लिए वहां पर जरूरी है कि आप आइडेंटिटी, लोकेशन, एड्रेस, इस चीज को वेरीफाई जरूर कर लें। Such situation can averted by providing for identity and location address verification at the time of registration and obtaining authorization as to the order confirmation and payment realization। तो इसीलिए देखेंगे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई किया जाता है, आपके मोबाइल को वेरीफाई किया जाता है। क्लियर? आप जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो ओटीपी पूछा जाता है। तो ये क्या है? एक तरीके का कंफर्मेशन है कि हाँ आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, हाँ आप ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो। तो इसलिए जो है वहां पर वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। इसी तरीके से कुकीज का इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। कुकीज क्या है? एक तरीके जैसे टेलीफोन आईडी होता है, इसी तरह से कॉलर आईडी है। तो कुकीज क्या होता है? आप जब लैपटॉप या डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हो तो उसमें ये चीज होती है, कुकीज होती है, जिससे क्या होता है कि जो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये आपके जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका जो प्रीवियस परचेज पेमेंट, प्रीवियस परचेज है, क्या खरीदा है, पेमेंट रिकॉर्ड है, वो सारे जो है वहां पर डेटा निकाल लेते हैं। क्लियर? तो वहां से ये जो है इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ सही पर्सन ही जो है वो जो है परचेज कर रहा है। तो इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट द कस्टमर हैज करेक्टली इंटर्ड हिज डिटेल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, द सेलर मे वेरीफाई द सेम फ्रॉम द कुकीज। तो कुकीज में आपका जो है इंफॉर्मेशन वहां पर सेव होता है कि कस्टमर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका प्रीवियस पेमेंट से रिलेटेड हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीजें वहां पर डिटेल अवेलेबल होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जो भी वेबसाइट सही है उसी वेबसाइट को ओपन करें, आप किसी भी वेबसाइट को ओपन ना कर दें, क्योंकि अगर कोई फ्रॉड वेबसाइट आपने ओपन कर दिया तो वो आपकी डिटेल्स को हैक कर सकता है और डेटा जो है उसको लीक कर सकता है। क्लियर? तो ये ट्रांजेक्शन रिस्क हो गया और उससे कैसे बचा जा सकता है वो चीज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिस्क की, दैट इज डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। देखिए, आप जो है बहुत सारे डेटा जो है वहां पे आप ट्रांसमिट करते हो। पहली डेटा तो यही हो गया कि आप किस टाइप की प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। दूसरा डेटा आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये चीज हो गया। तो ये डेटा जो है ये हैक हो सकता है, ये डेटा ये हैक हो सकता है। डेटा स्टोर्ड इन दिस सिस्टम एंड इन रूट इज एक्सपोज टू अ नंबर ऑफ रिस्क। आपने कोई भी ऐसी वेबसाइट ओपन कर दी जो कि सेफ नहीं थी, सिक्योर नहीं थी, और वहां पर क्या हो गया? वहां पर वायरस डाउनलोड हो गया। वायरस क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सीज हो जाएगी, आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि पूरा सिस्टम ही आपका जो है लॉक हो जाए और आपको जो है पूरा सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ जाए दोबारा से। तो वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज यानी कि रोक दिया गया है। तो वायरस, बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? आपके सिस्टम में वायरस को डाल देंगे और वायरस को डालने के बाद आपसे जो है वहां पर वसूली करते हैं कि आपका डेटा तभी छोड़ा जाएगा, तभी वायरस को हटाया जाएगा जब आप जो है उनको पेमेंट करोगे। तो वायरस एक इंपॉर्टेंट जो है एक रिस्क है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। क्लियर? तो वायरस इज अ प्रोग्राम या फिर सीरीज ऑफ कमांड व्हिच रेप्लिकेट इटसेल्फ ऑन द अदर कंप्यूटर सिस्टम। तो वायरस क्या होता है? ये एक तरीके का कमांड ही तो है जो कि आपके सिस्टम में आ जाएगा जब आप कोई फर्जी वेबसाइट या कुछ भी ओपन करते हो, और फिर वो जो है अपने आप को वहां पर रेप्लिकेट करता रहेगा, अपने आप को बढ़ाता रहेगा और आपके डेटा को जो है कहीं ना कहीं आपके जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको जो हैक करेगा, उसको जो है वो सीज कर देगा, आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। कई बार होता है ना कि आप कोई भी फोल्डर ओपन कर रहे हो तो फोल्डर ओपन ही नहीं होता है। क्लियर? तो ये क्या है? ये वायरस का ही
एक फॉर्म है। तो वायरस के अलग-अलग लेवल होते हैं। जैसे लेवल 1 वायरस क्या करता है कि आपको जो है ऑन स्क्रीन पे जो है कहीं न कहीं वो बार-बार कुछ ग्लिच करके दिखाई देगा। आप सही से क काम नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये जो है अनोयंस इन टर्म्स ऑफ सम ऑन स्क्रीन डिस्प्लेस, ये लेवल 1 वायरस हो गया। तो यानी कि आपको थोड़ा-मोड़ा परेशान करेगा। वहीं पर लेवल 2 वायरस क्या होते हैं? डिसरप्शन ऑफ फंक्शनिंग, आपका सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। आप कोई भी फ़ोल्डर ओपन करो, वो ओपन ही नहीं हो रहा होगा, क्लियर? तो सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा होगा, लोड नहीं हो रहा होगा सही से। वहीं पर लेवल 3 वायरस क्या है? डैमेज टू टारगेट डेटा फाइल, यानी कि जिस डेटा फाइल को अटैक करने के लिए ये जो है वायरस बनाया गया, उसको डैमेज कर देगा। सपोज़ कि आपका जो कोई फ़ोल्डर है, उसको डिलीट करना तो ये फ़ोल्डर ही पूरा डिलीट कर देगा। वहीं पर लेवल 4 वायरस क्या होता है? टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा। तो इस टाइप के वायरस होते हैं। तो अलग-अलग टाइप के वायरस होते हैं और जो है ये आपके सिस्टम में आ सकते हैं और इससे जो है आपके सिस्टम का, आपके डेटा को नुकसान पहुंच सकता है। और ये कब होता है? जब आप कोई भी फर्जी वेबसाइट ओपन करते हो, कोई भी जो है अनवेरिफाइड वेबसाइट को ओपन करते हो। तो इसीलिए किसी भी वेबसाइट को आपको ओपन नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस पर ट्रस्ट ना हो, ऑफिशियल वेबसाइट वो ना हो। क्योंकि कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां से आपके सिस्टम में वायरस डाउनलोड होगा और फिर वो वायरस आपके सिस्टम को, आपके डेटा को जो है वो डैमेज कर देता है। क्लियर? तो इससे बचा कैसे जा सकता है? तो इससे बचने का एक आसान तरीका है एंटीवायरस। इंस्टॉलिंग एंड टाइमली अपडेटिंग एंटीवायरस प्रोग्राम एंड स्कैनिंग द फाइल्स एंड डिस्क विद देम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर डेटा फाइल फोल्डर एंड सिस्टम फ्रॉम वायरस अटैक। तो एंटीवायरस बहुत सारे होते हैं, उन एंटीवायरस को आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहिए और उसको अपडेट रखना चाहिए, जिससे कि आपके सिस्टम में कहीं पे भी कोई भी वायरस आता है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और उसको जो है रिमूव कर देता है। क्लियर? इसके लिए आपको जो है टाइमली स्कैन भी करना पड़ता है अपने सिस्टम को। वहीं पर अगला रिस्क है दैट इज डेटा इंटरसेप्शन। डेटा इंटरसेप्शन में क्या होता है कि आप जब डेटा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे होते हो दूसरे के साथ, तो वहां से आपका डेटा बीच में से जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है। इट रिफर्स टू अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ एसेसिंग और कैप्चरिंग डेटा व्हाइल इट्स बीइंग ट्रांसमिटेड ऑफन ओवर अ नेटवर्क। तो जब आप नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपना डेटा किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं आपका डेटा हैक कर लेते हैं, आपका डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और उस डेटा का जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपकी ईमेल आईडी है, आपकी ईमेल आईडी जो है उन्होंने हैक कर ली, बहुत सारे लोगों की ईमेल आईडी हैक कर ली और इस ईमेल आईडी को क्या किया उन्होंने, वो सेल कर देते हैं किसी कंपनी को। फिर वो कंपनी जो है वो आपकी ईमेल आईडी मोबाइल का इस्तेमाल करके जो है आपको जो है ढेर सारा जंक ईमेल वगैरह सब भेजती रहती है। जो कि आपको परेशान भी कर सकता है और साथ ही साथ उस ईमेल आईडी पे जो भी ईमेल आया है या फिर मोबाइल पे जो भी मैसेज है उसमें वायरस भी हो सकता है, जिससे कि आपका डेटा जो है वो हैक हो सकता है, मोबाइल सिस्टम ही हैक हो सकता है। क्लियर? तो इससे बचने का तरीका क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी। क्या बचने का तरीका है? क्रिप्टोग्राफी। आपका डेटा कोई और एक्सेस ना कर सके, आपका डेटा कोई और कॉपी ना कर सके, कैप्चर ना कर सके, उससे बचने का तरीका है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि यहाँ पर जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है आप उसको जो है कोड वर्ड में ट्रांसफर कर देते हो। दिस इज सिमिलर टू यूजिंग कोड वर्ड विद समवन सो दैट अदर्स डू नॉट अंडरस्टैंड योर कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे आप जो मैसेज टाइप कर रहे हो, जब ये मैसेज किसी दूसरे पर्सन को जाता है तो बीच में ये क्या होता है, इनक्रिप्ट हो जाता है, बीच में ये इनक्रिप्ट हो जाता है। तो आपने जो मैसेज भेजा है वो सिर्फ सामने वाला ही समझ पाएगा, बीच में अगर कोई उसको एक्सेस करके पढ़ना चाहेगा तो वो नहीं पढ़ सकता है। तो इसी को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इट रिफर्स टू द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट कॉल्ड साइपर साइफर टेक्स्ट। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है किसी दूसरे लैंग्वेज में, अनरीडेबल फॉर्मेट में, जिससे कि कोई दूसरा उसको पढ़ ही नहीं सकेगा। क्लियर? इसको हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं। तो ओनली दोज हु possess a secret key can decipher और decrypt the message into plain text। तो जिसके पास वो कोड होगा वही कोड का इस्तेमाल करके उस जो कोड में कन्वर्ट किया गया है मैसेज को, उसको डिक्रिप्ट करके जो है उसको पढ़ सकता है। आप सपोज कि मैंने कोई मैसेज जो है उसको कोड करके किसी सामने वाले पर्सन को भेज दिया है और तो वो सामने वाला ही पर्सन उसको डिकोड कर सकेगा, कोई दूसरा पर्सन उसको डिकोड करके पढ़ नहीं पाएगा। क्लियर? तो दिस इज सिमिलर टू यूजिंग कोड वर्ड्स। क्लियर? तो क्रिप्टोग्राफी, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बायर का डेटा जो है वो इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, उसको किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर जाता है, जिससे कि जो हैकर्स होते हैं उनको पता नहीं चल पाता कि क्या डेटा है, क्या इंफॉर्मेशन है उसमें, और जिसको भेजा जा रहा है सिर्फ वही पढ़ पाएगा। तो क्रिप्टोग्राफी। क्लियर? तो इससे जो है आपका डेटा कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा, ना ही उसको रीड कर पाएगा। क्लियर? वहीं पर जो नेक्स्ट रिस्क है दैट इज रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। तो यहाँ पर भी क्या है कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर ऑनलाइन परचेजिंग करते हो तो यहाँ पर जो आपकी कॉपीराइट है, आपका ट्रेडमार्क है, आपका पेटेंट है, वो डेटा जो है वो लीक होने का चांस होता है, उसका मिसयूज होने का चांस होता है। जैसे कि यूट्यूब पे किसी ने अपना म्यूजिक वीडियो डाल दिया, क्लियर, उसका उस पर उसने कॉपीराइट ले रखा था, उस पर म्यूजिक वीडियो डाल दिया। अब बहुत सारे लोग हैं जो उसके वीडियो को डाउनलोड करते हैं और उसके म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है, यानी कि कॉपीराइट का गलत इस्तेमाल होता है।
इसके अगेंस्ट वहाँ पर केस किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन ये कहीं न कहीं एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का रिस्क है ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन या फिर ऑनलाइन बिज़नेस को परफ़ॉर्म करने में। क्लियर? आपके लोगो का इस्तेमाल कोई और कर सकता है। क्लियर? आपने कोई लोगो साइन सिंबल बनाया था, कोई पेटेंट लिया था, कोई ट्रेडमार्क बनाया था, उसका इस्तेमाल कोई दूसरा कर लेता है। जैसे कि आप देखते होंगे ना डुप्लीकेट प्रोडक्ट आते हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो ओरिजिनल कंपनी का ही लोगो जो है इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो डुप्लीकेट होता है। तो ये भी जो है कहीं न कहीं मिसयूज़ होता है, ये भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का रिस्क है। तो इंटरनेट क्या है? एक ओपन स्पेस है। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सब पब्लिक फॉर्म में हो जाते हैं। भाई जो प्राइवेट डोमेन में है, अगर वो इंटरनेट पे आ गया इन्फॉर्मेशन तो वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है, उसको कोई भी एक्सेस कर पा रहा है। तो ऐसे केस में इसको प्रोटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है कि उसको कॉपी ना किया जा सके। कोई भी उसको कॉपी कर सकता है और उसका जो है वहाँ पर मिसयूज़ हो जाता है। तो जब आपके इन्फॉर्मेशन को कोई कॉपी कर सकता है, आपने किसी चीज़ पे कॉपीराइट लिया था, कोई मूवी बनाई थी, कोई सॉन्ग बनाया था, उसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके साइन सिंबल लोगों का कोई और इस्तेमाल कर ले रहा है, तो ये रिस्क होता है कि जब आपकी चीज़ें ऑनलाइन आ जाती हैं तो कोई भी उसको कॉपी कर सकता है और फिर आपके राइट्स को जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज करता है। क्लियर? तो ये भी एक रिस्क है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन परचेजिंग का। अब बात कर लें कि एक सक्सेसफुल ई बिजनेस इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो अगर वो फिजिकल फॉर्म में आप स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पर आपको मैन, मशीन, मटेरियल इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जमीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैन, मनी, मशीन, मटेरियल इन सब की रिक्वायरमेंट वहां पर पड़ती है। लेकिन जब आप ई बिजनेस इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, तो ई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हो, तो उस केस में आपको एडिशनल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे ए वेल डिजाइंड वेबसाइट। भाई वेबसाइट तो चाहिए होगा ना जहां पर कस्टमर आएगा और आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस करेगा, क्लियर, प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करेगा। तो एक वेल डिजाइंड वेबसाइट होना चाहिए, एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट सही से काम ही नहीं करेगी। क्लियर? और वहीं पर स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोफिशिएंट इन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि ऐसा वर्कफोर्स जिसको टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग इनके बारे में नॉलेज हो, वो भी चाहिए होगा। आप ऐसे किसी से भी काम नहीं करवा सकते हो। उनके पास वेल नॉलेज होना चाहिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का, टेक्नोलॉजी का। क्लियर? तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है ई बिजनेस को इंप्लीमेंट करने के लिए। वेबसाइट हो, वहां पर जो है इंटरनेट कनेक्शन हो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये फैसिलिटीज हो, डेस्कटॉप हो, डेटा स्टोर करने के लिए चीजें हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, एंटीवायरस हैं या फिर अदर क्रिप्टोग्राफी, ये सारी टेक्निक हो, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉय है वो भी प्रोफिशिएंट हो टेक्निकल और डिजिटल मार्केटिंग के नॉलेज में। क्लियर? तो जो है आप एक अच्छे से ई बिजनेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब एक वर्ड आता है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? एक्चुअली में लोकेशन होता है। लोकेशन होता है किसी भी कंपनी का ऑन द इंटरनेट। वेब, वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट। तो इंटरनेट पे किसी भी कंपनी की लोकेशन क्या है, किसी भी कंपनी की साइट कहाँ है, उसी को हम वेबसाइट कहते हैं। तो वेबसाइट में एक्चुअली क्या होता है, एक जैसे कि लिंक होता है ना, लिंक होता है, उस लिंक को जब आप क्लिक करते हो तो उसके पेज पे पहुंच जाते हो। तो वेबसाइट। क्लियर? तो वेब पे किसी भी ई कॉमर्स कंपनी की साइट कहाँ है, उसी को हम वेबसाइट कहते हैं। तो इट इज एन ऑनलाइन एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल द कंटेंट दैट अ फर्म में लाइक टू प्रोवाइड टू अदर्स। तो ये क्या है, एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या होता है, अवतार। तो ये ऑनलाइन रूप है, ये फिजिकल स्टोर का ऑनलाइन रूप है जहां पर जो सेलर है वो अपने सभी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है जाकर। क्लियर? तो ये रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छा वेबसाइट हो, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, और प्रोफिशिएंट जिनके टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज हो, ऐसे वर्कफोर्स हो यानी ऐसे एम्प्लॉइज हो। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।